हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। लेट्स स्टडी द बेसिक है। मेरा मीनू शर्मा। एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री कर रहे थे। चैप्टर 7 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। पार्ट 1 काफी लंबा हो गया था वीडियो, इसलिए मैंने पार्ट 2 और पार्ट 1 दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। तो पार्ट 1 में आपने देखा, सबसे पहले हमने कल्चर्स के बारे में पढ़ा, रीजनल कल्चर क्या होता है। फिर हमने चेर जो राज्य था उसने, जो केरल में है, उसने मलयालम को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज एज अ यूज किया। फिर उसके बाद हमने कथक के बारे में देखा, जगन्नाथ कल्ट के बारे में देखा, राजपूतानास के बारे में पढ़ा। तो अब बारी आ जाती है कि अब बनने लगी हैं पेंटिंग्स की कैसे मिनिएचर पेंटिंग्स बनी। ये पेंटिंग्स ऐसी नहीं थी जैसे आज हम देखते हैं। पहले मिनिएचर एक छोटा रूप था, छोटे छोटे चित्र बनाने लग गए थे। तो अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वाज दैट द मिनिएचर पेंटिंग। अब मिनिएचर पेंटिंग्स का टाइम आ गया था। जैसे जैसे आगे आगे इवोल्यूशन स्टार्ट होता है तो मिनिएचर पेंटिंग का टाइम आ जाता है। अब ये मिनिएचर जैसे नाम से कि मतलब छोटे चित्र, स्मॉल साइज्ड पेंटिंग्स जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर। कि ये छोटी छोटे पेंटिंग्स होती थी जो वाटर कलर से बनाई जाती थी, किस पे, क्लॉथ और पेपर पे। द अर्लीस्ट मिनिएचर वर ऑन पाम लीव्स और वुड। और जो सबसे पहले अर्लीस्ट जो मिनिएचर बना था, छोटे छोटे चित्र बने थे, वो बने थे पाम लीव्स पे। ये एक ताड़ का पेड़ होता है, उसकी जो लीफ होती है वो उस पे पहले लिखा भी जाता था और क्या नाम है, अब उस पे पेंटिंग्स भी करना स्टार्ट कर दिया। और वुड, क्योंकि तब तक पेपर का उतना पेपर तब तक इतना नहीं आया था, तो ये पेपर पाम लीव्स पे, वुड पे और क्लॉथ और पेपर पे ये लोग क्या करते थे, मिनिएचर पेंटिंग्स बनाते थे। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया। ये आपका वन लाइन क्वेश्चन में बनता है कि सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्ट इंडिया, की सबसे जो खूबसूरत जो पेंटिंग्स थी वो पाई गई वेस्टर्न इंडिया में। वर यूज टू इलिस्ट्रेट जैना टेक्स्ट। तो उसमें था जैन के जो टेक्स्ट थे, या जैन जो जैनी थे, उनके जितने भी उनका जीवन था या उनकी कोई जीवनी या उनके विचार थे, उनको पेंटिंग्स में एज अ पिरो दिया था। ठीक है, पेंटिंग्स के माध्यम से उसको बताया जा रहा था। तो वहीं से इंस्पायर होके इन लोगों ने भी छोटे छोटे चित्र बनाने स्टार्ट किए। अब ये चित्र स्टार्ट हुए मुगल एम्पायर में। जो मुगल सल्तनत चल रही थी, तो इन लोगों ने, जो मुगल सल्तनत के जो राजा थे वो कौन कौन थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने क्या किया, इन स्किल्ड पेंटर को अपने दरबार में बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। उनको एनकरेज किया कि आप हमारे जितने भी हिस्टोरिकल अकाउंट है, या जो हमने बैटल्स की है, या जो हमारे फोटोज हैं, जो हमारी पोएट्री है, आप उनको चित्रों में पिरो दीजिए। तो जो मुगल एम्पायर के राजा थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन लोगों ने, जब इनकी चरम सीमा पे था ना, मुगल एम्पायर जब अपनी चरम सीमा पे था, खूब फुल फर्निश हो रहा था, तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां के काल में इन स्किल्ड पेंटर को काफी एनकरेज किया गया, ताकि ये उनके हिस्टोरिकल अकाउंट को, पोएट्री को, मैन्युस्क्रिप्ट को एज अ पेंटिंग में पिरो दे। दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर। अब ये इन चीजों को ब्रिलियंट कलर्स में पेंट करते थे, इनकी चीजों को। और में क्या क्या पेंटिंग बनाते थे, सो कोर्ट सीन हो गया कि शहनशाह अकबर बैठे हुए हैं और नीचे दरबार चल रहा है, और कहीं पे जो बैटल हो रही है वहां पे उसका सीन को पिक्चराइज किया गया। हंटिंग करते हुए, या और कोई सोशल लाइफ का जो इशू है, सोशल लाइफ को दिखाते हुए, ये जो मुगल एम्पायर में ये जो पेंटर्स थे, ये उनकी लाइफ को बताते थे एज अ पेंटिंग। अब क्या होता है कि सबसे पहली बात है कि जो ये इन मुगल दरबार के लोगों के लिए, या राजाओं के लिए, एम्पायर्स के लिए जो चित्र बनाते थे, उनको देखने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को ही था, बड़े राजा नवाबों को था, और या उनके जो बहुत क्लोज एसोसिएटिव थे, जो उनके बहुत ही घनिष्ठ जन थे, उनको ही देखने का अधिकार था। हर कोई आम जनता इन चित्रों को नहीं देख सकती थी। तो इसमें देखा जा सकता है कि कोई सोशल लाइफ है, या वो कहीं जा रहे हैं, सवारी जा रही राजा की, तो ऐसी चीजों को ये ऐसे छोटे छोटे चित्रों में पिरोते थे। यहाँ तो बहुत बड़ा चित्र लग रहा है, बट ये छोटे छोटे चित्र होते थे जो ब्रिलियंट कलर से, मतलब जो ऐसे दिखा उभरे हुए कलर होते हैं, उनसे इनको बनाया जाता था। और इससे उनका जो दरबार है उसमें टांग देते थे, उसे आकर्षित लगती थी वहां की दीवारें। सो विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, अब जैसे जब वो अपने चरम सीमा पर था मुगल एम्पायर, जब फुल फर्निश था, तो इन लोगों को भी खूब हेल्प मिल रही थी जो पेंटर्स थे। पर जैसे जैसे डिक्लाइन हुआ, तो अब जो ये कोर्ट में रह रहे थे पेंटर्स, अब ये रीजनल स्टेट की तरफ चले गए। रीजनल स्टेट मतलब जो छोटे छोटे और राज्य थे उनकी तरफ मूव कर गए। तो ये कहाँ मूव किए, ये डेक्कन की तरफ चले गए, ये राजस्थान की तरफ चले गए। और एट द सेम टाइम दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। पर इन्होंने, चाहे ये मुगल दरबार से निकल के अब रीजनल एरियाज में आ गए थे, पर इन्होंने अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो अपनी विशेषताएं थी चित्र बनाने की, उनको गुम नहीं किया कहीं भी, मतलब और डेवलप किया उन्होंने, और कुछ बहुत कुछ चीजें सीखी उसमें नई। अब वे क्या करेंगे, पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन केम टू बी पेंटेड फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल। अब इन्होंने जैसे मुगल
जो राजा थे, मुगल जो सरदार थे, उनकी पेंटिंग्स बनाते थे, उनके कोर्ट के सीन बनाते थे। ऐसे उन्होंने जो मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़, मतलब ये राजस्थान का एरिया है, वहां के जो मैथोलॉजी मतलब जो उनकी पौराणिक कथाएं थी या पोएट्री थी, उनको उनको सेंटर बना के अब चित्र बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, अब इसमें कृष्ण जी की भी कहानियां हो सकती थी, इसमें हर प्रकार की उनकी जो पुरानी जिस जिस भी धारणा पे बिलीव करते थे, उनके चित्र बनाने, उनकी पेंटिंग्स बनानी उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो ये जो पेंटर्स थे, ये मुगल दरबार से, जब मुगल दरबार जो डिक्लाइन की तरफ आ गया, तब वहां से भाग के ये डेक्कन में आ गए, राजस्थान की तरफ आ गए। राजस्थान के जो मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ के जो ये स्टेट थे, इनकी मैथोलॉजी और पोएट्री को इन्होंने सेंटर बना के यहाँ पेंटिंग करना स्टार्ट किया। अब उसके बाद ये लोग एक दूसरी तरफ इनका अट्रैक्शन हो गया, वो था हिमाचल प्रदेश। तो 17वीं शताब्दी पे, बाय द लेट 17th century this region had developed a bold and intense style of miniature। अब जैसे ही हिमाचल रीजन की तरफ आए ना, तो इन्होंने अपनी शैली बदल दी। अब एक और शैली आई जिसको बोलते हैं बसोली। तो देखो यहाँ पे याद रखना, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में इन्होंने एक नए स्टाइल को जन्म दिया जिसको कहा जाता है बसोली। अब आपसे पूछा जाए बसोली, तो बसोली कहाँ से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से। तो ये पेंटिंग करने का एक तरीका है, पेंटिंग का स्टाइल है, ये बसोली पेंटिंग स्टाइल है। ठीक है, सो इन्होंने मिनिएचर पेंटिंग बनानी स्टार्ट की दूसरे स्टाइल से, इसको बसोली कहा गया। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट ऑफ पेंटेड हेयर वाज भानुदत्त रासमंजरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। जो हिमाचल प्रदेश में जो पहली पेंटेड, मतलब जो पॉपुलर हो चुकी थी, पेंटेड ऐसी बुक बनाई थी, वो थी भानुदत्त की रासमंजरी। भानुदत्त की रासमंजरी, ऐसे सारे चित्र थे उस वाली बुक में। नादिर शाह इन्वेंशन एंड द कॉन्क्विस्ट ऑफ दिल्ली इन 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hill to escape the uncertainty of the plains। अब जैसे ही नादिर शाह का आक्रमण होता है, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है और वो दिल्ली विजय के पथ पे निकलता है। तो देखो आपको यहाँ पता चलेगा कि नादिर शाह है, उसने दिल्ली पर कब इन्वेशन किया, मतलब कब उस पे आक्रमण किया। तो 1739 में नादिर शाह, मुगल था ये भी, तो ये नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो अब यहाँ से जो मुगल आर्टिस्ट थे, वो भी भाई यहाँ से अब हिल एरिया से एस्केप करके नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ चले गए। अब क्या है, जो मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है। अब ये पहले मुगल दरबार से भाग के ये राजस्थान डेक्कन में आए, वहां पे पेंटिंग करने लग गए। फिर उनको हिमाचल प्रदेश में आ गए ये 17वीं सेंचुरी में, वहां उन्होंने बसोली एक नई प्रकार की पेंटिंग का मिनिएचर स्टार्ट किया। वहां पे सबसे जो पेंटेड थी वो पॉपुलर हुई, वो थी भानुदत्त की रासमंजरी। फिर 1739 में नादिर शाह ने वहां दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। अब ये बेचारे वहां से भी भाग लिए। कहाँ भागे ये भागे नॉर्दर्न के प्लेन्स में। सो हेयर दे found ready patrons which led to the founding of Kangra School of Painting। अब यहाँ पे जैसे ही ये पहाड़ी क्षेत्र से आके नॉर्दर्न स्टेट में आते हैं ना, नॉर्दर्न एरिया में आते हैं, प्लेन्स में आते हैं, तो यहाँ के राजा खुश हो जाते हैं इनको देख के कि ठीक है आप आओ और अब हमारे चित्र बनाओ। अब यहाँ ये एक नई प्रकार की शैली को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये है कांगड़ा शैली। कौन सी शैली है बेटा? ये रहा कांगड़ा शैली। तो हम याद देख लेते हैं, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग इन नॉर्दर्न प्लान या इन प्लान्स। ठीक है, कि जो नीचे के तलहटी वाले इलाके हैं वहां पे आ जाते हैं और यहाँ पे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। बाय द मिड 18th century द कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप्ड अ स्टाइल विच ब्रेदर्ड अ न्यू स्पिरिट इनटू अ मिनिएचर पेंटिंग। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाज द वेस्ट नेटिव ट्रेडिशन, सॉफ्ट कलर इंक्लूडिंग कूल ब्लूज, ग्रीन्स एंड अ लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश कांगड़ा पेंटिंग। अब कांगड़ा पेंटिंग में देखो ये कैसे कलर यूज कर रहे हैं, ब्लू, ग्रे, ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं और ऐसी पेंटिंग्स बना रहे हैं। अब आप इस पेंटिंग को देख सकते हो, तो ये कांगड़ा शैली में है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया,
जो वैष्णव परंपराएं हैं, मतलब ये जहां गए वहां की रीति को, कहते हैं ना कि चेंज के अनुसार ही चेंज होते रहे। तो जो मुगल दरबार से आए तो मुगल के लोगों के, मुगल के सरदारों के कोर्ट के सीन बनाए, बूंदी मेड़वाड़ गए तो वहां के राजाओं की मैथोलॉजी इन्होंने अपना ली, हिमाचल गए तो बसोली में इन्होंने स्टाइल करना स्टार्ट कर दिया, वहां तो बिल्कुल भाव से उनके जो वहां के राजा नवाब थे उनके बिल्कुल भाव, लव, प्यार उनको डिपिक्ट किया। और फिर उसके बाद ये जब नॉर्दर्न में प्लेन्स में आए, प्लेन्स में तो कांगड़ा शैली, अब कांगड़ा शैली में इन्होंने किसको एज अ थीम बनाया, वैष्णवटी, वैष्णव को, मतलब जो श्री कृष्ण भगवान जी के जितने भी रूप थे, ठीक है, मतलब वैष्णव जो परंपराएं थी उसको, उसमें एक नई जान डाल दी, ब्लू कलर का यूज किया, ग्रीन कलर का यूज किया, ठीक है, और बिल्कुल ऐसी पेंटिंग बनाते थे जैसे वो पेंटिंग खुद से बोल रही है, इतने कोमल रंगों का प्रयोग किया, सॉफ्ट कलर्स का यूज किया, देखो कितनी सुंदर पेंटिंग है। तो ये है कांगड़ा शैली में, ठीक है, कांगड़ा शैली, ये ध्यान रखिएगा। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन was the वैष्णव ट्रेडिशन, soft color including cool blues, greens and a lyrical treatment of them distinguishes कांगड़ा पेंटिंग। अच्छा, इतना हो गया। अब मैं आपसे एक बात जरूर करना चाहूंगी कि कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो देख ले, पर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने किसी भी चैप्टर को अच्छे से थॉरली पढ़ लिया, आप एक एक लाइन से और लाइंस के बिटवीन में जो बातें कही जा रही है उससे आप रूबरू हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो वीडियो देखनी पड़ेगी। आप लेसन को या चैप्टर को थॉरली पढ़ें, खुद से नहीं पढ़ा जा रहा, कोई वीडियो देखो जो आपको समझ में आती है। और मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी देती हूँ कि जिसने चैप्टर को एक या दो बार अच्छे से पढ़ लिया है, वो चाहे कितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो एजर्शन में आ जाए, आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अब आपने देखा पहले बसोली में, हिमाचल प्रदेश में बसोली एक पेंटिंग का स्टाइल था, अब कांगड़ा पेंटिंग आई, ये जब प्लेन्स में आए, और यहाँ इन्होंने उसका इंस्पिरेशन बनाया वैष्णविट ट्रेडिशन। यहाँ सॉफ्ट ब्लू कलर, कूल ब्लूज और ग्रीन कलर का यूज कर रहे थे और बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स को बना रहे थे। Remember that ordinary women and men painted as well on the pot, wall, floor, cloth work of art that have occasionally survived, unlike the miniature that were carefully preserved in places for centuries. अब जैसे राजा नवाबों के चित्र बनते थे, तो जो छोटे ऑर्डिनरी लोग थे जो और आसपास प्रजा थी वो भी चित्र बनाती थी। वो कहाँ चित्र बना रहे थे, वो चित्र बना रहे थे अपने पोर्ट्स पे, वॉल पे, फ्लोर पे, क्लॉथ वर्क आर्ट हो रही थी। तो वो भी अपनी जितनी भी रीजनल कल्चर्स थी उसको जिंदा करके रखे हुए थे। अब उनकी जो बड़े बड़े राजा नवाब थे उनकी जो थी वे तो सदियों तक बिल्कुल महल में सुरक्षित रह गए। हाँ, अब जो ऑर्डिनरी पर्सन्स थे उनकी छोटी चीजें थी उनके साथ थी, तो वो उनके साथ साथ ही खत्म हो गई। अब क्लोज लुक बंगाल, अब हम बंगाल के बारे में डीपली पढ़ेंगे कि बंगाल कैसे, उसमें जो लैंग्वेज है उसका ग्रोथ हुआ, कैसे संस्कृत और बंगाली एज अ मेन लैंग्वेज बन गई। As we show at the outest, we often tend to identify reasons in terms of the language spoken by the people. अब हमने देखा है कि जब भी हम किसी क्षेत्र का नाम वहां के निवासी से जोड़ के, अगर हम कहते हैं बंगाली, तो हम मान लेते कि बंगाल से है और ये बंगाल की सारी जो कल्चर है उसको अपने साथ समेटे हुए है। अब हमने कह दिया बंगाल ऑलवेज, पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली। However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, हम ये मानते हैं कि जो संस्कृत, जो बंगाली है वो संस्कृत से ली गई लैंग्वेज है, मतलब बंगाली संस्कृत से ली गई जो लैंग्वेज है ऐसा मानते हैं। अर्ली संस्कृत टेक्स्ट suggest that the people of Bengal did not speak Sanskrit language. How then did the new language emerge? अब हम मानते हैं कि जो संस्कृत, जो बंगाली है वो संस्कृत से निकली है या संस्कृत से बनी हुई है, बट जो प्रीवियसली जो हम चीजें पढ़ते हैं उससे कहते हैं कि जब बंगाल में कोई भी इंसान संस्कृत तो बोलता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि संस्कृत क्या होती है। जो पहली वाली जो हम कोई बुक पढ़ते हैं या कोई उसके बारे में पढ़ते हैं तो वहां कहा जाता है कि संस्कृत का कोई लेना देना नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि संस्कृत कोई लैंग्वेज भी है। फ्रॉम द 4th-3rd centuries BC, अब चौथी और तीसरी शताब्दी में क्या होता है, कमर्शियल टाइज बिगेन टू डेवलप बिटवीन बंगाल और मगध। मगध मतलब बिहार, बिहार का पार्ट और बंगाल के बीच में, बंगाल और बिहार के बीच में अब कुछ रिलेशंस बनने लग गए, मतलब वहां पे कोई व्यापार के रिलेशंस बनने लग गए, विच में हैव लेड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत। और शायद यही रीजन है क्योंकि बिहार में उस टाइम संस्कृत का पूरा बोलबाला था, तो जब वहां के
कमेरिकल रिलेशंस बने बंगाल के और मगध के, तो शायद हो सकता है वहीं से संस्कृत का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है वो बंगाल में हुआ ड्यूरिंग द 4th सेंचुरी। अब 4वीं शताब्दी के टाइम जब गुप्ताज रूलर एस्टेब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल एंड बिगेन टू सेटल ब्राह्मण्स इन द एरिया। अब कहा जाता है कि जो 4th सेंचुरी थी उस टाइम गुप्ताज का पीरियड था, मतलब गुप्ताज के बारे में आप पढ़ोगे, गुप्ता का टाइम था। इन्होंने नॉर्थ बंगाल पे अपना जो कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये बंगाल है तो ऊपर वाले ही रीजन में इन्होंने अपना क्षेत्र बनाना स्टार्ट कर दिया और इन्होंने वहां पे बहुत सारे ब्राह्मणों को बंगाल भेज दिया, नॉर्थ बंगाल में भेज दिया। तो हो सकता है वहीं से ही जो संस्कृत लैंग्वेज का जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक तरीके का प्रभाव था वो होना स्टार्ट हो गया। थस द लिंग्विस्टिक एंड कल्चर इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मिड गंगा वैली बिकेम स्ट्रोंगर। अब नॉर्थ में सारे ब्राह्मण चले गए, तो अब नॉर्थ में तो सब लोग क्या बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, ठीक है। इन द 7th सेंचुरी द चाइनीज ट्रेवलर युआंग ज़ैंग ऑब्जर्व दैट लैंग्वेजेस रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज ऑल ओवर बंगाल। अब देखो जैसे व्यापार बनता गया, कल्चर इन्फ्लुएंस होता गया, तो अब पूरे बंगाल में भी जो संस्कृत का एक कल्चर था वो चल पड़ा। अब लोग संस्कृत से भी रूबरू हो गए क्योंकि वहां पे ब्राह्मण घुस गए, तो ब्राह्मणों ने संस्कृत फैलाना स्टार्ट कर दिया, तो संस्कृत वहां भी बंगाल में संस्कृत भी एज अ लैंग्वेज बोली जाने लग गई। फ्रॉम द 8th सेंचुरी द बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ अ रीजनल किंगडम अंडर द पाल्स। बिटवीन द 14th and 16th सेंचुरी बंगाल वॉज रूल्ड बाय सुल्तान्स हु ओवर इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स ऑफ दिल्ली। अब देखो हमने यह देखा कि पहले बंगाल पे मगध का हो गया कि कमेरिकल रिलेशन बने स्टार्ट हो गए, फिर जो गुप्ताज आए उन्होंने भी बंगाल को कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर उसके बाद जो मुगल आए, जो और भी बहुत सारे आए, उन्होंने भी सोचा कि बंगाल पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि उस टाइम जो बंगाल और उसके आसपास मगध का जो एरिया था ना भाई, वो पूरा फॉरेस्ट था, डेंस फॉरेस्ट था, और वहां पे उनके काम की चीजें थी, ठीक है, उनके काम की चीज थी, इसलिए चाहते थे कि इस बंगाल पे क्या करें, आक्रमण करके रखें या उसको कैप्चर करके रखें, ताकि जो हमारी बेसिक नीड है वो पूरी हो जाए। वहां से हाथी मिलेंगे, वहां से प्रीशियस स्टोन्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो इसलिए उन्होंने बंगाल पे अपना जो कंट्रोल है वो करना स्टार्ट किया। तो देखो पाल भी आए, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा पाल्स के बारे में, पाल भी आए, और 14th और 16th सेंचुरी में बंगाल पे सुल्तानों का जो एक तरीके रूल रहा, और दिल्ली के रूलर्स भी आए उसमें। और 1586 में व्हेन अकबर कॉन्क्वेड बंगाल को किसने जीता, 1586 में अकबर ने, ये क्वेश्चन है, 1586 में जो अकबर है उसने बंगाल को जीत लिया था। इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा, और उस टाइम उसने सूबे का उसको सूबा बना दिया, अपना सूबा मतलब मेन लैंड बना दिया। वाइल पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ, अब उन्होंने एक लैंग्वेज को वहां पे इंट्रोड्यूस किया जहां पे सारे ऑफिशियल वर्क होने लगे, तो जो अकबर है उसके टाइम जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसने वहां पे फारसी भाषा, पर्शियन मतलब फारसी भाषा को वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ठीक है, और बंगाली एक रीजनल लैंग्वेज के रूप में बोली जाने लग गई। तो हमने देखा कि आपके लिए मेन है कि 1586 में जो बंगाल है उसको कॉन्क्वर्ड किसने किया, अकबर ने उसको कॉन्क्वर्ड किया, ठीक है, और उसने इसको सूबा बना दिया, अपना सूबा बना दिया, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी हो गई, पर्शियन, जिसको हम हिंदी में फारसी भाषा बोलते हैं। और जो वहां की रीजनल लैंग्वेज थी वो कौन सी रही, रीजन लैंग्वेज कौन सी रही, बंगाली। सिर्फ आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि देखो पहले क्या था, 1586 में अकबर ने बंगाल पर अपनी विजय प्राप्त की, उसको सूबा बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज उसकी पर्शियन रही, और जो रीजनल लैंग्वेज थी वो बंगाली बन गई। इन फैक्ट बाय द 15th सेंचुरी द बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट came to united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region now known as West Bengal. Although Bengali is derived from Sanskrit, it passed through several stages of evolution. Also, a wide range of non-Sanskrit words derived from a variety of sources including tribal languages, Persian, European languages have become a part of modern Bengali.
अब 15वीं शताब्दी जैसे आना हो गया, अब बहुत सारी भाषाएं आ गई, बहुत सारी, मतलब अब क्या हो गया कि बंगाल में एक तरीके से बंगाली भी बोली जा रही है, संस्कृत भी बोली जा रही है, नॉन संस्कृत वर्ड का भी यूज हो रहा है, पर्शियन लैंग्वेज भी बोली जा रही है और यूरोपियन लैंग्वेज भी बोली जा रही है। मतलब एक तरीके से बहुत सारी लैंग्वेज का क्या हो गया, मर्ज हो गया बंगाल में। ठीक है, 15वीं सेंचुरी के आते आते बंगाल में जो डायलेक्ट है, जो भाषाएं हैं, जो बोली है, अब क्या हो गया, वहां पे एक तरीके से सारी लैंग्वेज एक तरीके से मिक्स हो गई कि अब संस्कृत भी आ गई है वहां पे, पर्शियन लैंग्वेज भी आ गई है वहां पे, यूरोपियन लैंग्वेज भी आ रही है, ट्राइबल लैंग्वेज है उनका भी यूज कर रहे हैं। तो अब उसमें साहित्यिक का जो काम है, जो लिटरेचर का वर्क है, वो होने लग गया। अर्ली बंगाली लिटरेचर में भी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब यहाँ पे क्या होता है, जो बंगाली लिटरेचर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। पहली था संस्कृत का दिया हुआ, ठीक है, पहला था संस्कृत का, और दूसरी उससे स्वतंत्र थी। एक तो संस्कृत में तो सारी साहित्यिक लिटरेचर लिखा ही गया, दूसरी उससे इंडिपेंडेंट थी, दूसरी और अदर लैंग्वेज थी। सो द फर्स्ट इंक्लूड्स ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक एंड द ये मंगल काव्य literary auspicious poem dealing with local deities, bhakti literature such as biographies of Chaitanya Dev, द लीडर ऑफ द वैष्णव भक्ति मूवमेंट। अब जो संस्कृत लैंग्वेज था उसमें लिखा गया मंगल काव्य लिखा गया, भक्ति जो साहित्य था वो लिखा गया, जिसमें चैतन्य देवा जी के बायोग्राफीज थी, पोयम थी, और जितने भी और भी किसी भगवान के प्रति जो अच्छी भावनाएं या अच्छी पोयम थी, वो सब संस्कृत में बंगाल में लिखी जाने लग गई संस्कृत में। एंड द सेकेंड इंक्लूड नाथ लिटरेचर, और दूसरा जो पार्ट था बंगाली लिटरेचर का था वो था नाथ लिटरेचर, सच एज द सॉन्ग ऑफ मैनामती एंड गोपी चंद्रा, स्टोरीज ऑफ कंकरिंग द वर्शिप ऑफ धर्मा ठाकुर एंड फेरी टेल्स, फोक टेल्स एंड बलाड्स। अब क्या हुआ, 2 टाइप हो गया। देखो यहाँ पे देखते हैं, बंगाली लिटरेचर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक था संस्कृत लैंग्वेज थी, और दूसरा था भाई हमारा इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, दूसरी इसमें संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया मंगल काव्यास, और दूसरा था भक्ति लिटरेचर में किसके बारे में था, चैतन्य देवा की बायोग्राफीज थी, उनके जीवन के बारे में। ठीक है, दूसरा था जिसमें नाथ लिटरेचर था, और इसमें बात थी मैनामती और गोपी चंद्रा के बारे में। मतलब यहां इनकी स्टोरीज थी, और थी धर्मा ठाकुर की फेरी टेल्स और फोक टेल्स और बलाड, लोकगीत थे। मैनामती, गोपीचंद और धर्म ठाकुर कौन थे, तो नाथ वर एस्टिक हु एंगेज इन अ वैरायटी ऑफ योगिक प्रैक्टिस। दिस particular song which was often enacted describe how Menamati, a queen, encouraged her son Gopichandra to adopt the path of asceticism in the face of variety of obstacles। अब यह मैनामती, उनका लड़का था गोपीचंद, उसने अपने बेटे को हर एक ऑब्स्टेकल को पास की हुई, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, प्रभु की भक्ति करो, सन्यासी बनो। उसने अपने बेटे को सन्यासी बनने के लिए एनकरेज किया कि कोई भी ऑब्स्टेकल आए, कुछ भी आए, कोई भी परेशानी आए, तू अपने सन्यासी बनने की प्रक्रिया है उसको पूरा कर। ठीक है, ये मैनामती और गोपीचंद की कहानी थी। धर्मा ठाकुर इज अ पॉपुलर रीजनल डायटी। धर्म ठाकुर उस टाइम के पॉपुलर डायटी थे, वहां के लोकप्रिय देव थे। उनकी वर्शिप और उनके जो पूजा करने का रूप है, मूर्ति पूजा के बारे में उसमें नाथ लिटरेचर में लिखा हुआ है। तो आपने देख लिया, बंगाली लिटरेचर में 2 कैटेगरीज हो गई, एक संस्कृत की और दूसरी इंडिपेंडेंट की थी। संस्कृत में मंगल काव्य लिखा गया, भक्ति लिटरेचर लिखा गया, और जो दूसरा जो अदर इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी, जो लिटरेचर था उसमें नाथ लिटरेचर था, इसमें मैनामती, गोपीचंद और धर्म ठाकुर के बारे में लिखा गया है। द टेक्स्ट बिलोंग फॉर द फर्स्ट कैटेगरी आर easier to date as several manuscripts have been found indicate that they were composed between the late 15th and mid 18th century
सेंचुरी, दोज बिलोंग टू द सेकंड कैटेगरी। अब जो संस्कृत में लिखे गए थे ना, तो उनकी डेट तो पता है, बट जो नाथ संप्रदाय रहा, जो नाथ लिटरेचर रहा, उसके बारे में डेट का कोई इंक्लूशन नहीं, क्योंकि उसमें नाथ जो सेकंड जो सेकंड था ये मैनामती और गोपीचंद और धर्मा ठाकुर के बारे में इनकी डेट का पता नहीं है, पर जो संस्कृत में लिखे हुए हैं उनकी डेट का पता हुआ है। पीर एंड टेम्पल्स, अब इस टाइम में बहुत सारे पीर फकीर हो गए, टेम्पल्स हो गए, जिसके बारे में पढ़ रखा है कि ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे मजार बनाने लग गए, बहुत सारी जो मस्जिद है वो बनाने लग गए, और वहां पे क्योंकि मुगल का तो था ही उस टाइम एस्टेब्लिश, तो दिस को इंक्लाइंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल विद देयर कैपिटल इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न डेल्टा ऑफ एट ढाका। ऑफिशियल्स एंड फंक्शनरीज रिसीव्ड लैंड, ऑफन सेट अप मॉस्क्यू दैट सर्व्ड एज सेंटर फॉर रीजंस रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस एरियाज। मुगल का बंगाल पे पूरा कंट्रोल हो चुका था, तो उन्होंने जो डेल्टा है जिसको ढाका कहा जाता है, बंगाल की राजधानी है ढाका, तो वहां पे इन्होंने क्या किया, वहां पे बहुत सारी मस्जिदें बना ली, वहां पे पीर फकीर को पूजा जाने लग गया, ठीक है, और वहां पे बहुत सारा सूफी संत आ गए, और ये माना जाने लग गया कि इनके अंदर ना कोई पावर है, इनके अंदर कोई पावर है, ये क्या करते हैं अपनी पावर से हर इंसान की जो सिचुएशन उसको ठीक कर देते हैं, उसको अच्छा वेल्दी बना देते हैं, तो ये ऐसा माने जाने लग गया। सो दिस टर्म इंक्लूड सेंट और सूफीज एंड अदर रिलीजियस पर्सनैलिटीज डेयरिंग कॉलिंसियर्स एंड डिफाइड soldiers, whereas Hindu, Buddhist deities and even animist spirit, the cult of Peer became very popular and their shirnis can be found everywhere in Bengal। मतलब बहुत सारी मॉस्क्यू बन गई, पीर फकीर बनने लगे, जो इनकी श्रेणी थी वो बहुत जगह पाने लगी बंगाल में। बंगाल also witnessed a temple building spree from the late 15th century which accumulate in the 19th century। We have seen that temples and other religious structures were often built by individual group who were becoming powerful। अब देखो जितने भी मंदिर थे, कहा जाता है जितने भी मंदिर और ये मॉस्क्यू थे, वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो बना ही नहीं सकते थे, मतलब छोटे इंसान तो नहीं बना सकते थे, जिनके पास बहुत सारे पैसे थे, जिनके पास उस टाइम के जो वेल्दी पर्सन्स थे, जिनके पास पावर थी, तो वो लोग इन मंदिर का और मस्जिद का निर्माण करवाते थे, ठीक है। Terracotta temple in Bengal were built supported by several low social groups such as the कालू and the कंसारी। अब उस टाइम के जो सोशल ग्रुप थे उसमें ये थे कालू जो ऑयल प्रेशर थे, और कंसारी बेल मेटल वर्कर्स थे। इन लोगों ने वहां पे क्या किया, इनकी हेल्प से बहुत सारे मंदिर बनाए गए, ठीक है, बहुत सारे मंदिर बनाए गए। द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएटिंग न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, मैनी फैमिलीज बिलोंगिंग ऑफ दी सोशल ग्रुप्स अवेल्ड ऑफ दीज एज देयर सोशल इकोनॉमिक पोजीशन इंप्रूव्ड, दे प्रोक्लेम देयर स्टेटस थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। अब बस इसमें यही कहा जा रहा है कि जो वहां के बहुत बड़े बड़े राजा थे, नवाब थे, उन लोगों ने वहां की जो डाइटीज है उनके लिए क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, बड़े बड़े मंदिर मस्जिद बनाने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद कहा जाने लगा द टेम्पल्स बिगेन टू कॉपी the double roofed or four roofed structure of the thatched hut। This led to the evolution of the typical Bengali style in temple आर्टिकल्चर, ठीक है। अभी कह रहा है कि बंगाल में पहले झोपड़ी सी बना के वहां के जो पूजा पाठ की जाती थी, अब यहाँ पे एक दूसरी कला आने लगी जिसको हम डबल रूफ, दो चला, और फोर रूफ, इसको चौचला कहा जाने लगा। ऐसे स्ट्रक्चर से इन्होंने मंदिर और मस्जिद बनाना स्टार्ट कर दिया। देखो ये पहले झोपड़ी सी थी, अब इन्होंने देखो ये कैसे ये जिसके दो थे दो चला और जिसके चार थे उसको चौचला कहा जाने लगा। तो अब ये देखो डबल रूफ्ड थैच्ड हट, ये है डबल रूफ का है ये, और ये है फोर रूफ्ड टेम्पल, मतलब इसका 1 2 3 4 पीछे से 4, इसके 2 ही हैं, एक ऐसे बना हुआ है और एक पीछे ऐसे बना हुआ, मतलब ये 2 रूफ का है जिसको दो चला कहा जा रहा है, ये 4 इसके जो रूफ हैं इसको चौचला कहा जा रहा है। तो ऐसी एक नई शैली आने लगी, यहाँ पे इन्होंने अपनी डाइटीज को और अपने देवी देवता को पूजना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे देखो अंदर कुछ भी पेंटिंग नहीं की जाती थी, अंदर कुछ भी नहीं होता था, अंदर तो सिर्फ उस भगवान की मूर्ति होती थी। इन्होंने बाहर पेंटिंग्स करना, बाहर उन्होंने सजाना स्टार्ट किया। यहाँ पे आप बाहर देखो, बाहर कुछ कुछ बना रखा है, अंदर तो ये बिल्कुल प्लेन होते थे। अब ये देखो ये एक तरीके से बाहर किसी गेट पे या किसी दीवार पे ऐसी पेंटिंग्स या ऐसी चित्र बना रखे थे। सो कृष्णा विद गोपीज टेरिकोटा प्लेक फ्रॉम द श्याम मरिया टेम्पल
विष्णुपुरा। अब ये विष्णुपुरा में एक जो मंदिर है वहाँ पे वॉल पे ऐसे टेराकोटा पेंटिंग्स हो रखी है। ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड। अब हम देखेंगे कि वहाँ पे फिश एज अ फूड कैसे आई। तो देखो बंगाल इज अ रिवर एंड प्लेन। जब जहाँ बंगाल है वहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है, तो उनका जो बहुत सारा जो खाना है वो किससे रिलेटेड है, राइस से और फिश से है। तो उन्होंने क्या किया, जो फिश है उसको अपने कल्चर में इस्तेमाल कर लिया और फिश को एज अ वो अपना ट्रेडिशनल फूड उन्होंने पकड़ना खाना स्टार्ट कर दिया। फिशिंग हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। बंगाली लिटरेचर कंटेन्स सेवरल रेफरेंस टू फिश। अब बंगाल का जो ट्रेडिशन है, फूड है, वो फिश है। बंगाल में फिश की फिशिंग होती है, वो ऑक्यूपेशन का काम है वहाँ पे। व्हाट इज मोर, टेरिकोटा प्लेग ऑन द वॉल ऑफ टेम्पल्स विहार्स डिपिक्ट सीन ऑफ फिश बीइंग ड्रेस्ड एंड टेकन टू द मार्केट इन बास्केट। देखो एक टेरिकोटा की पेंटिंग है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक लेडी फिश को काट रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनके जो साहित्य है, जिनका कल्चर है, उसमें फिश इंक्लूड है क्योंकि रिवर लाइन एरिया है। तो यहाँ पे क्या हो, फिश को और राइस को खाने की चीज, मतलब खाने की चीज और उनका ऑक्यूपेशन को बनाया गया। और बंगाली लोग फिश को बहुत चाव से खाते हैं, ठीक है। ब्राह्मण्स वर नॉट अलाउड। अब यहाँ पे ब्राह्मण भी रहते थे तो उनको तो मांस मच्छी खाना अलाउ नहीं था, पर फिर भी कहीं कहीं उनको ये हिदायत दी गई कि वो एक अलग प्रकार की मछली होती है उसको खा सकते हैं। तो ब्राह्मण्स वर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, but the popularities of fish in the local diet made the Brahminical authorities relax the prohibition for the Bengali Brahmins. The बृहद धर्मा पुराण में कहा गया है, बृहद धर्म पुराण में कहा गया है, ए 13th century संस्कृत टेक्स्ट फ्रॉम बंगाली परमिटेड द लोकल ब्राह्मण्स टू ईट सर्टेन वेराइटीज ऑफ फिश। कि अब ब्रह्मदत्त में भी कहा गया, पुराण में कहा गया कि जो ब्राह्मण है वो भी थोड़ी बहुत जो एक प्रकार की अलग मछली है उसको खा सकते हैं। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा और लेंथी चैप्टर था। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।